मित्रों, आपकी बात आपके साथ के आज 13 दिसंबर के इस प्रातःकालीन 164वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है, ये अपना देश, अपना विचार, अपना नैरेटिव, इस विषय पर ये तीसरा अंक मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले 2 अंकों में इस संबंध में हम सब ने चर्चा की है और मेरा जिन मित्रों ने अभी पिछले 2 अंकों के भाग 1 व भाग 2 मेरा देश मेरा विचार नहीं सुना है, मेरा अनुरोध है वो ज़रूर उसको सुने और सुनकर पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से भी जरूर दें। मित्रों, आज इस तीसरे अंक में मैं किस प्रकार इस भारत देश, इस सनातन राष्ट्र के प्रति एक अनर्गल छल प्रपंच भरे विचारों को, नैरेटिव को इस देश पर थोपने का ये सबसे बड़ा कोई अपराध किया है तो वह है वामपंथ आंदोलन। आज मैं चर्चा आपके समक्ष इसी वामपंथी आंदोलन के दोगलेपन की, भारत देश के विरोध की, सनातन विरोध की, विकास के विरोध की और गरीब हित का और समाजवाद का ढोंग करते हुए किस प्रकार इन्होंने गरीबों को और इस देश को और इस देश के अंदर होने वाले विकास को सदैव पलीता लगाने का काम किया और एक इस देश का विरोध करने वाले, सनातन का विरोध करने वाले लोगों को किस प्रकार कवरिंग फायरिंग लगातार देते हुए इन्होंने सदैव ही देश हित के खिलाफ विचार गढ़ने का बड़े जबरदस्त रूप से काम किया। मित्रों, भारतवर्ष में वामपंथी आंदोलन 1920 के दशक से प्रारंभ हुआ था और मैं इस आंदोलन के उसमें न जाते हुए मैं इनके 2-3 कामों के माध्यम से आपको आज़ादी के पूर्व इन्होंने सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में देश का विरोध करते हुए, स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध करते हुए अंग्रेजों का साथ दिया था और इन लोगों ने पूरी तरह से अंग्रेजों का कृपा पात्र बनकर ये पूरे आंदोलन में अंग्रेजों के समर्थन करने का काम करते रहे और इसी बीच एक तरफ ये मुस्लिम लीग से अपनी पीगे बढ़ाते रहे। मुस्लिम लीग को वैचारिक आधार देने का काम, पाकिस्तान निर्माण के वैचारिक आधार देने का काम इन्हीं कम्युनिस्ट लोगों ने किया था। मित्रों, और हम सब देखेंगे कि किस प्रकार 47-48 के देश विभाजन को इन्होंने सही करार देते हुए और देश विभाजन का मुस्लिम लीग के साथ पूरी तरह समर्थन किया था। इनके इन दोनों कामों से भारत की जनता, तत्कालीन जनता के मन से ये पूरी तरह आंदोलन उतर चुका था। आगे बढ़ते रहे, लेकिन देश की आज़ादी के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत और सोवियत संघ में उस समय जो वामपंथ आंदोलन एक प्रभावशाली आंदोलन था, सोवियत संघ उस समय विश्व का एक बड़ी शक्ति अमेरिका और सोवियत संघ थे। एक समय तो सोवियत संघ अमेरिका से काफ़ी आगे हो गया था। उसकी एजेंसी केजीबी विश्व के बड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। काफ़ी बड़े क्षेत्र में वामपंथी आंदोलन को सोवियत संघ समर्थन देता था। समर्थन ही नहीं, सैनिक समर्थन, हर प्रकार का समर्थन, और जो जहाँ की सरकार है उसके हिसाब से नहीं चलती थी, उनमें किस प्रकार उथल पुथल करने का काम तत्कालीन सोवियत संघ कहते हैं किया करता था। मित्रों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद के प्रति आकर्षण और सोवियत संघ से संबंध, संपर्क और उस आंदोलन को वहाँ देखकर वो बड़ा प्रभावित हुए थे और इसी कारण सोवियत संघ के सोवियत नेताओं के दबाव में उन्होंने वामपंथी आंदोलन को यहाँ पनपने और बढ़ने का खूब मौका दिया। और देश की आज़ादी के बाद जब संसाधनों पर बंटवारे का नंबर आया तो सोवियत संघ के सहयोग से, वहाँ के नेताओं के सहयोग से, वहाँ की वामपंथी पार्टियों के सहयोग से भारतवर्ष के अंदर वामपंथियों ने बड़ी चालाकी, होशियारी से सारे महत्वपूर्ण पद
जो शिक्षा से संबंधित, इतिहास से संबंधित व इस देश के नैरेटिव को बदलने का काम कर सकते थे, उन महत्वपूर्ण पदों पर, चाहे वो साहित्य से संबंधित हो, विश्वविद्यालयों से संबंधित महत्वपूर्ण पद हों, और सारे विश्वविद्यालयों पर ये काबिज हो गए, सारे ऐतिहासिक अकादमिकों संस्थाओं में ये सब काबिज हो गए। और देखते देखते इन्होंने फिल्मी लाइन से लेकर सभी इस प्रकार के प्रचार प्रसार और रेडियो और ख़ास तौर से पत्रकारिता जगत में एकाधिकार बनाकर मनमाने ढंग से कांग्रेस व कांग्रेस की नीतियों का बचाव करते हुए किस प्रकार सीधे सीधे भारत की एक एजेंडा सेट करने लगे, भारत के बारे में, भारत के प्राचीन संस्कृति के बारे में बिल्कुल नए, जब शिक्षा का जो ढांचा बना था उसमें वामपंथियों के रहने के कारण अर्थ का अनर्थ करने का काम किया। और उनके इस मैकाले के बाद ये भारत की संस्कृति को, भारत की शिक्षा पद्धति को दोषपूर्ण बनाकर किस प्रकार ऐसे लोगों का एक समूह तैयार किया, नवयुवकों का, कि जो अपनी ही सनातन संस्कृति, अपने रीति रिवाजों से परहेज करने लगे, उन्हें हे दृष्टि से देखने लगे और उनसे एक प्रकार की नफरत सी करने लगे। उनके विश्वविद्यालयों में जो कोर्स और जो सारा सिस्टम था उससे पढ़कर निकले बड़े बड़े उच्च पदों पर पहुंचने वाले नवयुवक, वह भी सनातन और भारतीय विचारधारा से अपने को अलग दिखाने में ही एक फैशन सा चल गया था। मित्रों, ये वामपंथियों ने इस देश का, इसका बड़ा भारी नुकसान किया। और किस प्रकार सर्वहारा वर्ग विभेद एक की बात करते थे और स्वयं किस प्रकार पूरे विश्व में धीरे धीरे उनका जो आंदोलन था कि पूरे विश्व के कोई राष्ट्र नहीं, सब समान हैं, और असमानता दूर करने का काम मजदूर, किसान, गरीब, दलित, शोषित ऐसे लोगों के शब्दों का बड़े अच्छे करके प्रयोग कर किस प्रकार वो धीरे धीरे बढ़ते रहे। लेकिन उनके राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, सनातन विरोधी कृत्यों के कारण, उनके ढोंग के कारण धीरे धीरे वह जनता के मन में कभी नहीं चढ़ पाया। और आज विश्व के अंदर वामपंथी आंदोलन किस प्रकार अपनी अंतिम सांसें गिर रहा है, लेकिन इन वामपंथियों ने बड़ी होशियारी के साथ अपने को बदला और वो विभिन्न राजनीतिक दलों, विभिन्न संस्थाओं में एक छुप कर, अपने के चेहरा छुपाकर किस प्रकार अपने उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। चाहे वो जॉर्ज सोरोस, हिंडनबर्ग जैसी ऐसी जो सब आप संस्थाएं विभिन्न देशों में इन वामपंथियों ने अपना स्वरूप एनजीओ के माध्यम से व अन्य माध्यमों से अपनी उपयोगिता बनाकर किसी भी राष्ट्र को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, हम सब देखते हैं कि एक विचार और नैरेटिव किसी के प्रति यदि खराब हो जाए, ये लंबे समय में कुछ विचार दिमाग में बैठा ले जाते हैं, इनको निकालने में भी बहुत समय लगता है। धीरे धीरे विगत 10-12 वर्षों में भारतवर्ष के अंदर भी जिन संस्थाओं पर इन वामपंथियों ने एक तरफ से कब्जा कर रखा था, जो पत्रकारिता विभाग में ये सब पूरी तरह से एक तरह से ये जो समाचार जिस प्रकार से परोसना चाहते थे परोसते थे, और देश कहीं आगे ना बढ़ जाए, जो भी देश के उन्नति के काम होते थे, विकास के काम होते थे, उनका विरोध करना, उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा करना और इस देश को विदेशी शक्तियों से संपर्क के कारण, अपने वामपंथी आंदोलन के कारण इस देश की प्रगति में लगातार बाधा उत्पन्न करने का काम करते रहे। और इनका केवल एक ही उद्देश्य था कि देश कभी उन्नत ना हो पाए, अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए और सोवियत संघ या चीन का पिट्ठू बनकर ये भारत राष्ट्र रहे। और इस काम में कांग्रेस पार्टी भी इनकी पूरी तरह सहयोगी थी। मित्रों, इनका यह जो रूप हम सबकी जब समझ में धीरे धीरे यहाँ की जनता में आने लगा और इनके सारे जो झूठे प्रपंच, नैरेटिव और जो वाक्य गढ़ने की इनकी क्षमता थी, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे पत्रकारिता में भी सोशल मीडिया आने के कारण इनके सारे छल प्रपंच खुलते गए और इनसे दूर होकर इनके विचारों को छिटक कर ज्यों-ज्यों देश आगे बढ़ना शुरू हुआ है, हम सब देख रहे हैं किस प्रकार देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता रहा। मित्रों,
इनके बारे में देखेंगे किस प्रकार मेघा पाटेकर ने नर्मदा जैसी गुजरात के लिए, देश के लिए नर्मदा बांध जैसी योजना का लंबे समय तक कांग्रेस के समय में विरोध किया था और वह देश को, उस क्षेत्र के किसानों को और उस क्षेत्र की जनता को पानी व विद्युत व्यवस्था देने का काम पूर्ण होने के बाद किया, ये हम सब ने देखा है। मित्रों, यही लोग थे कि नैनो संयंत्र जो पश्चिम बंगाल कभी औद्योगिक क्रांतियों में सब देश के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति हुआ करता था, इन्हीं वामपंथियों, इनके दोगलेपन ढोंग के कारण किस प्रकार आज पश्चिम बंगाल का हाल हुआ है। यह जो काम है ये इन्हीं वामपंथियों ने किया था। मित्रों, ये वही काम करते हैं, केवल झूठ और ढोंग, और जिसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती उसके लिए आंदोलन खड़ा करना, झूठे आंदोलन रचना। आप सब देख रहे होंगे देश का अधिकांश किसान अपना सही तरह से व्यवस्थित रूप से अपना काम कर रहा है, लेकिन ये लोग लगातार किसानों के नाम पर, अन्य चीज़ों के नाम पर किस प्रकार आंदोलन खड़ा करने का सीए, ये सभी कुछ चेहरे वामपंथियों को नजर आते हैं। मित्रों, इनके बारे में हम सबको समझना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि देश के विकास, देश की उन्नति में ये कितनी बाधा है। मित्रों, आखिर हम क्यों इन विदेशी संस्थाओं के को इतना महान समझ बैठे हैं, ये समझ ही नहीं पाया। हमारी फिल्में जब तक विदेशों से प्रशंसित नहीं होंगी, वहाँ से इनाम लेकर नहीं आएंगी, हम अच्छा ही नहीं समझेंगे। जब तक नोबेल पुरस्कार किसी को हमारे देश में मिल जाता है तो हम ये समझने लगते हैं कि जिन्हें कितना भारी साहब काम हो गया, कितने महान व्यक्ति को ही दिया गया। जबकि आप सब देख रहे हैं कि आज जो बांग्लादेश के अंदर वहाँ के कार्यकारी राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस हैं, आप कल्पना करें, ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। जो कि आज बांग्लादेश के अंदर क्या कर रहे हैं ये हम सब देख रहे हैं। इससे समझ में आना चाहिए वामपंथी पश्चिमी राष्ट्रों का समूह अपने निजी हितों को साधने के लिए, विभिन्न देशों में अपने हिसाब की सरकारें बनाने के लिए, उनकी उन्नति में बाधा करने के लिए ऐसे मोहम्मद यूनुस जैसे न जाने कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार का झुंझुना देकर विश्व को चमत्कृत करते, उनकी आंखों में चकाचौंध डालकर, उनका महिमा मंडन कर हम सब पर थोपने का काम करते हैं। मित्रों, मेरा हम सभी से अनुरोध है, आखिर हम सब अपने यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं करते। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति, देशभक्ति के लिए जो लोग काम करते हो, विश्व के किसी कोने में हो, हम भी उन्हें नोबेल पुरस्कार की तरह अपना एक पुरस्कार दें, उसकी इतनी प्रतिष्ठा हो जिससे कि वह भी पूरे विश्व में उस व्यक्ति का मान सम्मान बढ़े। आखिर हमारी फिल्में किन मामलों में कम है, हम ऐसी फिल्में बनाएंगे और विश्व के अंदर ऐसी फिल्मों को जो सनातन संस्कृति, देशभक्ति की, उस देश की रीति नीतियों को सम्मानित करने का काम करें, ऐसी फिल्मों को, मानवीयता से ओतप्रोत हो ऐसी फिल्मों को आखिर हम अपने यहाँ कोई संस्था बनाकर क्यों नहीं इनाम दे सकते, क्यों नहीं बुलाकर उन्हें सम्मानित कर सकते। मित्रों, आप सब देखेंगे आने वाले समय में धीरे धीरे ये सब होता हुआ हमारे देश में नजर आएगा और हमारा देश निरंतर ऐसे झूठे नैरेटिव, छल प्रपंचों से आगे बढ़ेगा। आप सब इस समय देख रहे हैं किस प्रकार लोकसभा में एक नैरेटिव और जॉर्ज सोरोस का प्रकट हो रहा है, किस प्रकार सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से उनके संबंध थे, और जो वह जॉर्ज सोरोस जो लगातार खुले तौर पर कहता है कि मुझे भारतवर्ष की प्रगति रोकना है, भारतवर्ष की सत्ता परिवर्तन करना है और सीधे सीधे मोदी जी को हटाना है, इसके लिए मैंने इतना पैसा विभिन्न झूठे मनगढ़ंत आंदोलनों के लिए इकट्ठा कर रखा है। लेकिन ये देश का सौभाग्य, इस देश की जनता का सौभाग्य कि वह सफल नहीं हो पाया। वह सफल हुआ तो बांग्लादेश में तो सफल हुआ, लेकिन भारतवर्ष में सफल नहीं हुआ। उस जैसे लोग, वामपंथी लोग श्रीलंका में सफल हो गए। आप देख रहे होंगे सीरिया में किस प्रकार का ये जो काम हुआ है, ये इस प्रकार के विभिन्न देशों में आप होते हुए देख रहे होंगे। ये इसी प्रकार की स्थितियां हर उस देश में चाहते हैं जहां इनके हित पूरे नहीं होते, जहां की सरकारें स्वाभिमानी हैं, जहाँ के लोग राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्ति के काम पर चल रहे हैं, अपनी संस्कृति के आधार पर चलते हैं। ऐसे लोग इनकी आंखों में चुभते हैं और वह स्थानीय कुछ
ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस, वामपंथी और जिहादी और चर्च आधारित जो शक्तियां होती हैं उनको साथ लेकर उस देश की बहुसंख्यक जनता, वहाँ की सरकार को अस्थिर करने का काम, गरीबों का हित पूरे ना करने होने देने के काम, ऐसे कामों में लगातार इस प्रकार की छुपी हुई शक्तियों का उपयोग करते हैं। मित्रों, जिस प्रकार पौराणिक काल में मायावी असुर हुआ करते थे जो विभिन्न रूप बदल बदल कर आते थे और देवताओं को परेशान करते थे, आधुनिक युग में जो ये जो 3 शक्तियों के बारे में मैंने 3 अंकों में आप सबके समक्ष चर्चा की है, यह उसी प्रकार की है और हम सबको इनसे सचेत रहना चाहिए। ये लगते तो हमारी भले की बात करने वाले हैं, लेकिन इनकी भलाई में भी इतनी बुराई होती है जिसकी हम सब कल्पना नहीं कर सकते। आज लोकसभा के अंदर आप सब देखते हैं विभिन्न कई सालों से कुछ ना कुछ लोकसभा का सत्र शुरू होता है, कहीं की कोई संस्था विदेशी कुछ ऐसा हमारे देश के उद्योगपतियों के बारे में या अन्य बारों में स्रोतों से ऐसी खबर देती है और हमारे यहाँ के लोग जो उनके जो एजेंट हैं, जो उनका एजेंडा चलाते हैं, वो उसको लेकर पूरे देश का माहौल खराब करने का काम करते हैं। आज जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप आखिर आपका चाइनीज सरकार से क्या करार हुआ था, आखिर आप जब डोकलाम में भारतीय फौज दुश्मन फौजों के सामने मजबूती से खड़ी हुई थी, तो आखिर आपके नेता राहुल गांधी जी चाइनीज दूतावास में दिल्ली के अंदर आखिर क्या करने गए थे, कौन सी मीटिंग करने गए थे, जवाब नहीं दे सकते। मित्रों, आज सोनिया गांधी के जो संबंध जॉर्ज सोरोस जैसे एक अराजकतावादी और भारत विरोधी व्यक्ति से नजर आ रहे हैं और जो सबूत आ रहे हैं उनका जवाब देते नहीं बन रहा है कांग्रेस व सोनिया गांधी और राहुल गांधी से। और यही जॉर्ज सोरोस जब यूपीए की सरकार थी तो भारत में 2 बार दौरा भी कर चुके थे। ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि इस भारत देश की उन्नति को पूरी ना होने देने, उसको अवनति के रसातल में पहुंचाने के लिए कितनी कितनी बड़ी शक्तियां अपने झूठे नैरेटिव, झूठे विचारों के आधार पर हम सबके बीच काम कर रही थी। इन सबको हम सब पहचानें, मनन करें, चिंतन करें। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सोशल मीडिया के ज़माने में किसी भी खबर को सुने, समझें, महसूस करें और उसके स्रोत को जांचें, परखें, तभी अपनी कोई राय बना, अपने नेतृत्व पर भरोसा रखें, सब रखें। 2047 तक निश्चित ही भारतवर्ष अग्रिम पंक्ति के देशों में होगा, ये हम सब होते हुए देखेंगे। मैं अपनी वाणी को इस अंक में विराम देता हूं, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इसको सुनकर लाइक करें, इन अंकों को शेयर करें और जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।